और भी शेरों और शेरनियों, तो भाई इस बार थोड़ा फाइनल पंच वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया आपके लिए ताकि वीडियोस को जल्दी बनाया जा सके। तो भाई शो दैट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस टर्म एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। क्योंकि यहाँ पर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पूछा गया है तो हमने चार्ज को यहाँ पर एक वेरिएबल क्वांटिटी मान लिया, और अगर चार्ज चेंज करेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी चेंज करेगी बिकॉज कंडक्टर का एरिया तो उतना ही है। तो हमने क्यू ऑफ टी को सिग्मा टी इंटू एरिया कर दिया। अब बाय गॉस लॉ आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर सिग्मा टाइम वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेरिएबल होगा। तो यहाँ से सिग्मा टी इक्वल्स टू ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ई इंटू टी। तो हमने इसको ट्रांसपोज करके सिग्मा टी को लिख दिया एप्सिलॉन नॉट ई इंटू टी। अब अगर मैं इस सिग्मा नॉट की वैल्यू ऊपर डाल दूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ तो क्यू ऑफ टी मेरे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई ऑफ टी इंटू एरिया। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई ऑफ टी इंटू एरिया। लेकिन अब जो आपका यहाँ से जो ई ऑफ टी होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ई ऑफ टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। सो क्यू ऑफ टी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स। तो भाई ई ऑफ टी इंटू एरिया को हमने फ्लक्स कर दिया। अब अगर मैं डी क्यू बाई डी टी करता हूँ, यहाँ से अगर मैं डी क्यू बाई डी टी करता हूँ, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी ऑफ फाई टी बाय डी टी। ठीक है, अब डी ऑफ क्यू बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज तो करंट के बराबर होता है। तो भाई इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ से एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी के बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको प्रूव करने को आ सकता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, और ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ दे रखी है। लैम्डा 1 जो है वो हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, लैम्डा 2 को यूज़ करते हैं किलिंग जर्म्स इन द वाटर प्योरीफायर, लैम्डा 3 को यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ ऑयल इन द अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, और लैम्डा 4 को यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ रनवेज ड्यूरिंग फॉग एंड मिस्ट। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो इसको बिलोंग करता है। तो भाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या यूज़ होता है, माइक्रोवेव। तो लैम्डा 1 की वैल्यू माइक्रोवेव हो गई, मतलब लैम्डा 1 माइक्रोवेव हो गया। और वाटर के अंदर जर्म्स को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, तो यहाँ पर यूवी आ गया। लैम्डा 3 ये होती है आपकी एक्स रेज, क्योंकि एक्स रेज से हम जो पाइप होते हैं सीमेंट के पाइप जो हम डालते हैं अंदर, वो उनको एक्सरे स्कैन कर लेते हैं ताकि उनमें से देखा जा सके कि ऑयल लीकेज तो नहीं हो रही। और विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम इंफ्रारेड वेव फॉर्म को यूज़ करते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि आपको अरेंज करना है इन वेवलेंथ्स को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे छोटी वेवलेंथ जो है वो पहले आएगी, तो सबसे छोटी वेवलेंथ एक्सरे की होगी, तो लैम्डा 3 सबसे पहले, उसके बाद अल्ट्रावायलेट लैम्डा 2, उसके बाद इंफ्रारेड लैम्डा 4, और लास्ट में आएगी माइक्रोवेव जो कि इसमें से सबसे बड़ी वेवलेंथ है। राइट वन मोर एप्लीकेशन ऑफ ईच। माइक्रोवेव्स का यूज़ हम किस में करते हैं, रेडार्स में करते हैं। अल्ट्रावायलेट जो है वो लेजिक आई सर्जरी में यूज़ होती है, या फिर इसको हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, ये भी आप लिख सकते हैं। एक्सरेज को बोन फ्रैक्चर और स्टोन्स वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। और इंफ्रारेड को हम यूज़ करते हैं आपका जो है फिजियोथेरेपी के लिए भी यूज़ करते हैं, और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए भी। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का मैं सीधा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके टीवी में जो रिमोट है उस रिमोट के आगे जो छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, जो एलईडी लगा हुआ है, वो इंफ्रारेड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके जो क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये तो आप सबको आते होंगे।
इस क्वेश्चन का जो सी पार्ट है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ द अमाउंट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द ई एम वेव इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज सो स्मॉल। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है यू बाई सी, यानी कि एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर डिनोमिनेटर इतना बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो का आंसर बहुत छोटा आएगा। तो क्योंकि जो आपका इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट है सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है 3 × 10⁻⁸ तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी का जो आपका ऑर्डर होगा वो 10⁻⁻⁸ में आएगा। सॉरी, जो आपका मोमेंटम ट्रांसफर्ड होगा उसका ऑर्डर 10⁻⁻⁸ में आएगा, जो कि बहुत ही छोटा है। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं फिर से आपसे नेम द ई एम वेव विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी के, तो आंसर इज गामा रेज। और फिर वेल्डर्स वियर स्पेशल गॉगल्स क्यों? क्योंकि भाई वेल्डर्स जो होते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं, तो उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत ज़्यादा निकलते हैं जिससे कि आइज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वाई आर इंफ्रारेड वेव्स ऑफन कॉल्ड एज हीट वेव? क्योंकि जहाँ पर ये गिरती हैं वहाँ पर हीट की सेंसेशन प्रोड्यूस कर देती हैं, तो इसलिए इंफ्रारेड को हीट वेव्स कहा जाता है। इनकी एप्लीकेशंस बहुत सारी एप्लीकेशंस है, आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं जिससे कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ मेंटेन रहता है। ठीक है, और इंफ्रारेड को हम नाइट विज़न में यूज़ करते हैं। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आप लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाई डज अ गैल्वेनोमीटर शो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन एट द टाइम ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर? राइट द नेसेसरी एक्सप्रेशन टू ऑब्टेन दिस ऑब्जर्वेशन। देखो, जब भी कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है तो जो कंडक्शन करंट होता है कनेक्टिंग वायर्स के अंदर और जो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आती है। अचानक से जो करंट सेटअप होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि वायर्स के थ्रू तो जो है कंडक्शन करंट जाता है और कैपेसिटर के बीच में जहाँ एयर होती है वहाँ पर जो है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो इस वजह से जो है ना जो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आती है गैल्वेनोमीटर के अंदर। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे, इसके तीनों पार्ट सारे अच्छे से करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस? देखो कि चार्जेस को ऑसिलेट करने से क्या होता है। जब हम ऑसिलेटिंग चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं तो उससे एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब फैराडे ने कहा था कि किसी भी कॉइल से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो उसके अंदर इंडक्शन हो जाएगी, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो उसके अंदर इंडक्शन हो जाएगी। तो भाई ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कि दोबारा से एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से चार्जेस को ऑसिलेट करने से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं जिससे कि आपकी ईएम वेव बननी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज स्टेट क्लियरली हाउ माइक्रोवेव ओवन वर्क टू हीट अप फूड आइटम्स कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो वाटर के मॉलिक्यूल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। तो इस वजह से रेजोनेंस हो जाती है और एकदम से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। इस वजह से जिन फूड आइटम्स के अंदर पानी होता है, ऑलमोस्ट सभी के अंदर होता है, तो वो जल्दी गर्म हो जाती है माइक्रोवेव्स में। वाई आर माइक्रोवेव्स फाउंड यूजफुल फॉर रेडार? अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे इसका आंसर। जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो शॉर्ट वेव्स होती हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी अप टू फ्यू गीगाहर्ट्ज़ पहुंच जाती है। तो भाई इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो माइक्रोवेव्स हैं उनकी बेटर रिफ्लेक्टिविटी होती है, वो एयरक्राफ्ट से टकराकर वापस अच्छे से आती है, एक बीम की फॉर्म में जाती है, बीम की फॉर्म में आती है। दूसरी बात, इनकी डायरेक्शनैलिटी बहुत अच्छी होती है। मैं इस आंसर को यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि बुक में थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है तो बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो जाएं। इस पार्ट के आंसर में आप यही लिखेंगे कि भाई बेटर रिफ्लेक्टिविटी एंड डायरेक्शनैलिटी। ठीक है, ये इस पार्ट का आंसर होगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर बी डिस्कस करेंगे।
हाउ डू यू शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो, जो आपके चार्जेस जो हैं वो ऑसिलेट करते हैं, तो उसमें से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ EM वेव इज इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी है NCERT में इस पॉइंट के ऊपर। अगर एक चार्ज 10⁻10 हर्ट्ज से ऑसिलेट कर रहा है तो कितने हर्ट्ज की वेव निकलेगी? आंसर इज 10⁻10 ओनली। तो जितनी फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी से आपकी वेव भी ऑसिलेट करेगी। Hence, energy associated with EM waves comes at the expense of energy of the source। तो जो एनर्जी चार्ज को ऑसिलेट कराने में लग जाती है वो बेसिकली EM वेव में कन्वर्ट हो जाती है। तो EM वेव के अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, अगर EM वेव किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है तो उसका जो एंड गेट्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, तो वो सरफेस को मोमेंटम डिलीवर करती है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे EM वेव जो होती है ना, वो अगर आप जैसे मान लो धूप में खड़े हैं तो आपको गर्मी क्यों लगनी शुरू हो जाती है? क्योंकि जो मोमेंटम फोटॉन्स आपके स्किन में ट्रांसफ़र करते हैं, उस ट्रांसफर्ड मोमेंटम की हेल्प से आपको गर्मी लगती है। तो जैसा कि यहाँ बताया गया कि इफ़ द EM वेव स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड गेट्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, जो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड होता है वो U/E होता है। तो EM वेव्स के अंदर एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। Now this is again very important question. Considering the case of parallel plate capacitor being charged, show how one is required to generalize the Ampere circuital law to include the term due to displacement current। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कैपेसिटर है हमारे पास। तो भाई ये आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये हमने एक लूप कंसीडर कर लिया यहाँ पर। अब इसके अंदर से तो एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल अच्छे से लग जाएगा, क्योंकि एक वायर इसके अंदर से ऐसे करके पास कर रही है। ये वायर आपको दिख रही है, ये वायर इसके अंदर से जा रही है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गई कि भाई देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गई, अगर हम ऐसा एक लूप कैपेसिटर के अंदर कंसीडर कर लेते तो यहाँ पर तो भाई कोई वायर नहीं है, तो यहाँ पर करंट कैसे जाएगा? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने कहा कि जहाँ पर सडनली एब्रप्टली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है, वहाँ पर जो है ना एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ना वो ड्यू टू सडन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो आपका एक्सप्रेशन है दैट इज ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d∅/dt। जहाँ पर एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने कहा कि हमें एक टर्म इंक्लूड करनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसने कहा कि इसको इन एडिशन ऑफ कंडक्शन करंट यूज़ करना है। ये कोई अलग से करंट नहीं है, ये कंडक्शन करंट को कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट करंट एक अलग से करंट है। यानी कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे तो इट शुड बी यूज्ड इन कॉन्टीन्यूटी विद द कंडक्शन करंट ओनली। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। When an ideal capacitor is charged by a DC बैटरी, no current flows। अगर हम एक कैपेसिटर को DC बैटरी से चार्ज करेंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। However, when an AC source is used, the current flows continuously। जब हम AC सोर्स यूज़ करते हैं तो करंट उसमें से कॉन्टीन्यूसली फ्लो करता है। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ध्यान से सुनेंगे। जब एक DC करंट, जब हम DC बैटरी से चार्ज करते हैं तो जब तक आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तब तक एक करंट फ्लो करेगा। लेकिन जब हम AC सोर्स को लगाते हैं तो AC के अंदर करंट कॉन्टीन्यूसली चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से चार्ज भी तो चेंज करता रहेगा। अब अगर चार्ज चेंज करता रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करता रहेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर चेंज करेगा वहाँ पर मैक्सवेल ने कहा था कि एक करंट फ्लो करता रहता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब आप कैपेसिटर के साथ AC लगाते हैं तो उससे उसकी जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर वेरिएबल चार्ज आ जाता है, और वेरिएबल चार्ज आने की वजह से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है। तो इसलिए जब हम AC लगाते हैं तो कैपेसिटर में से कॉन्टीन्यूसली करंट जो है ना वो फ्लो करता रहता है।
Now this numerical is very important. In a plane EM wave, the electric field oscillates with frequency this much and amplitude आपको दिया हुआ है 40 वोल्ट पर मीटर. So what is the wavelength of the wave? तो lambda जो होता है that is c by frequency होता है. frequency आपको क्वेश्चन में दे रखी है. So it is 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर ये आंसर आएगा. ये बहुत ईजी था. एनर्जी डेंसिटी आपको निकालनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड दे रखा है दैट इज़ 40 वोल्ट पर मीटर और एनर्जी डेंसिटी इज़ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस. अब ई आर एम एस क्या होता है? ई नॉट बाय √2. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो, ई नॉट की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है. देखो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट. पहला पार्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. वाई डू वी नॉट फील द प्रेशर ड्यू टू सनशाइन. तो भाई मैंने बताया कि जैसे मान लो आप सूरज की रोशनी में खड़े होते हो तो सूरज की रोशनी आपको पीछे थोड़ी धकेल देती है, इतना थोड़ी प्रेशर होता है उसके अंदर. तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो बहुत ही कम होता है. मोमेंटम ट्रांसफर बहुत कम होने की वजह से जो है ना इतना फोर्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाती और हमारा एरिया जो है मतलब इतना ज़्यादा है नहीं कि हम इतनी रेडिएशंस को जो है अब्जॉर्ब कर लें. तो हमारे ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं पड़ता जिसकी वजह से कि हम मूव कर सकें. हालांकि स्पेस में कई बार सोलर रेडिएशंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. आपने मिशन मंगल में देखा होगा कि जो सैटेलाइट थी वो सोलर रेडिएशन के प्रेशर से मूव करने लग गई थी. तो लेकिन यहाँ पर हमारी बॉडी बहुत भारी होती है एज़ कम्पेयर टू द लाइट सैटेलाइट्स. लेकिन जो सन से जो एनर्जी आ रही है उसमें इतना मोमेंटम होता ही नहीं है, वो बहुत कम मोमेंटम होता है, ताकि इसलिए हमारी बॉडी जो है ना ज़्यादा वो फील करती नहीं है प्रेशर को. क्वेश्चन नंबर 31 वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोफेसर CV रमन surprised his students by suspending freely a tiny light ball in transparent vacuum chamber by shining a laser beam on it. Which property of the EM waves was he exhibiting? Give one more example of this property. तो भाई जो प्रोफेसर CV रमन थे, ग्रेट प्रोफेसर CV रमन, उन्होंने जो है ना लेज़र लाइट से एक बॉल को हवा में उठा दिया था. ठीक है, इसलिए उठा दिया था क्योंकि इससे ये प्रूव होता है कि EM वेव्स के अंदर प्रेशर, EM वेव्स के अंदर मोमेंटम होता है और एनर्जी होती है. ठीक है, और जो EM वेव्स है ना वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं किसी भी बॉडी के ऊपर. तो उस प्रेशर की वजह से वो बॉल ऊपर हवा में उठ गई. इसका और क्या एग्जांपल है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मिशन मंगल में दिखाया गया था कि सोलर रेडिएशंस के प्रेशर से ही सैटेलाइट मूव करने लग जाती है. ठीक है, और इसमें दे रखा है कि टेल्स ऑफ कॉमेट, जो धूमकेतु होते हैं, जो कॉमेट्स होते हैं, उनकी एक टेल होती है, वो हमेशा सोलर रेडिएशंस के प्रेशर से बनती है. ठीक है, इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 29 भी इंपॉर्टेंट है. अगर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज इस तरीके से वेरी कर रहा है Q = Q0 2π/ν/t, तो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे बनेगा? जो कंडक्शन करंट है वो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है और वो dQ/dt के बराबर होता है. अब Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व कर दो. ठीक है,